नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक केस लॉ को डिस्कस करेंगे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा डिसाइड किया गया है। केस बहुत ही महत्वपूर्ण है, सीपीसी से रिलेटेड है और ये जानना चाहिए सारे लॉ के विद्यार्थी को, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको भी ये जानना चाहिए। केस इसमें बहुत कुछ है, तो आइए इस केस के बारे में हम लोग जानते हैं। इस केस को मैंने ये JanoQanun.com एक वेबसाइट है, इंडियन कानून, इससे डाउनलोड किया हूँ। इसका ये रेफरेंस नीचे में है, आप इससे इसको ले सकते हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे भी ये केस है, वहाँ से भी देख सकते हैं। इसका साइटेशन है 2023 20 अक्टूबर को ये डिसाइड हुआ है। तो शुरू से इसको देखते हैं कि केस में क्या दिया रहता है, इसके बाद आगे बात करेंगे हम लोग। एक चीज़ क्लियर हो गया कि ये सीपीसी से रिलेटेड केस है और उसमें पार्टिकुलरली इस बात से रिलेटेड है कि स्पीडी ट्रायल कैसे किया जाए, क्यों नहीं सिविल प्रोसीजर को जल्दी निपटाया जाता है, क्यों इतना लंबा खींचता है, इसी पे ये केस लॉ है। यदि आप लॉ से जुड़े हैं तो आपको पता ही होगा कि जो भी सीपीसी में केस आती है, यानी सिविल प्रोसीजर जब फॉलो होता है, तो उस पर 50 साल से मुकदमे चल रहे हैं, 40 साल 30-20 साल तो आम बात है। उसी पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न है और ऑर्डर में आया है, उसको हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे कि 12 पॉइंट कौन से महत्वपूर्ण दिए गए हैं इसमें। तो देखिए, ये केस के बारे में लिखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यशपाल जैन वर्सेस सुशीला देवी 20 अक्टूबर 2023 को है और इसमें जो बेंच है वो एस रविंद्र भट्ट, अरविंद कुमार, 2 जजेज का सुप्रीम कोर्ट में बेंच है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। केस को अगर ऐसे देखते चलेंगे तो यही देखिए, यहाँ से है सिविल अपील ज्यूरिडिक्शन। सिविल अपील ज्यूरिडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन होता है, क्रिमिनल और सिविल, उसमें ये सिविल अपील में आया हुआ है। जो सिविल अपील नंबर है वो ये नंबर 100 है और ईयर है। यशपाल जैन अपीलांट हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है और सुशीला देवी रिस्पोंडेंट हैं। तो जब आप सीपीसी पढ़ेंगे उसमें 5-6 टर्मोलॉजी होता है, जो लोग नए हैं बिल्कुल उनके लिए मैं बताते चलूँ ताकि उनको भी इसमें इंटरेस्ट आए, और जो मेरे भाई जान रहे हैं वो इसको सुन लें। एक प्लेंटिफ होता है, डिफेंडेंट होता है, एफिलेंट होता है, रिस्पोंडेंट होता है। इस तरह से 5-6 टर्मोलॉजी होती हैं जिनको जानना चाहिए, ये पार्टियों को कब नाम दिया जाता है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ है 1 और 2 करके, ये देखिए, इवन आफ्टर 41 ईयर्स, 41 साल पुराना ये मुकदमा था। 1982 में 2/2/1982 को ये फाइल हुआ था पहली बार, और इस मुकदमे के लीगल हेयर्स जो है वो इसमें जुड़ते चले गए हैं। क्या विवाद है, कैसे पोजेशन और कैसे प्रॉपर्टी एक दूसरे के पास जा और आ रहा है, इसको हम लोग डिस्कशन नहीं करते हैं। इसको आप लोग डाउनलोड करके पढ़ें। जो मेरे भाई हिंदी भाषा में प्रयास करते हैं वो इसको ट्रांसलेट करवाएं या फिर इसका हिंदी वर्जन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे ढूंढने का प्रयत्न करें। आप ऐसा अपने से करते हैं तो कुछ सीखेंगे ही, और नहीं तो मैं भी कोशिश करूंगा कि ढूंढ के इसको जिसको ज़रूरत हो उसको पहुंचा दूं। फिर आइए इस केस में देखिए, पैराग्राफ वाइज दिया रहता है। जो केस का फैक्ट होगा ब्रीफ में ये सब दिया हुआ है, 1 2 बैकग्राउंड ऑफ द केस करके ये दूसरे में शुरू हो रहा है। ऐसे ऐसे करते हुए आप आएंगे, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बताया गया है यहाँ पे, ये लोग सारे लीगल हेयर जुड़े हुए हैं केस में। आपको मेन जो पॉइंट है वो मैं दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि कहाँ से इसका मेन पॉइंट हम लोगों के काम लायक, जो शॉर्ट में और कम समय में जानना चाहिए, वो है। देखिए, पॉइंट फॉर कंसिडरेशन, दोनों पार्टियों के वकीलों को, वकील का नाम ऊपर दिया रहता है, जो भी वकील साहब होंगे उसमें उनका। तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कंसीडर करने के लिए क्या क्या इशू है वो आते हैं। तो देखिए, इस पे जो 9 नंबर है उसको मैं पढ़ रहा हूँ। हैविंग हर्ड, ये कौन कह रहा है? बेंच कह रही है। हैविंग हर्ड द लर्नेड काउंसिल्स अपेयरिंग फॉर द पार्टीज, यानी दोनों पार्टीज के एडवोकेट के सुनने के बाद, एंड आफ्टर bestowing our careful and anxious consideration to the rival contentions raised at the bar, we are
ऑफ द कंसिडर व्यू दैट फॉलोइंग पॉइंट, देखिए यहाँ से मेन है, मेन पॉइंट वुड अराइज फॉर आवर कंसिडरेशन, बेंच के कंसिडरेशन के लिए जो 3 पॉइंट बेंच ने बनाया है उसमें है। पहला देखिए, ये केस के फैक्ट से रिलेटेड है। वेदर द इम्पुगेंट ऑर्डर डेटेड 28/11/19 पास इन रिट पिटीशन, तो ये ऑर्डर वाला मेन पार्ट इसको हम लोग स्किप करते हैं। दूसरा इसका पॉइंट था कि वेदर एनी फर्दर डायरेक्शन और डायरेक्शंस रिक्वायर्ड टू बी इशूड फॉर कंक्लूडिंग द प्रोसीडिंग इन अ टाइम बाउंड मैनर ऑन अकाउंट ऑफ सूट नंबर 2 ऑफ 1985 पेंडिंग फॉर ट्रायल फॉर लास्ट 41 ईयर्स। यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न है कि 41 साल से पेंडिंग और फिर इसको भेजा जाए ट्रायल के लिए। और तीसरा पॉइंट है व्हाट ऑर्डर्स, तो हम लोग दूसरे पॉइंट पे मुख्य फोकस करेंगे। तो देखिए, ये पॉइंट नंबर 1 के बारे में बताया गया है कि क्या क्या होना चाहिए। तो इसमें केस के बारे में है कि ब्रीफ में, उर्मिला देवी हैड इंस्टीट्यूटेड अ सूट नंबर 1982 against Mangal Singh and others in respect of suit scheduled properties as described in the plaint। ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड विवाद था और केस 1982 में फाइल हुआ था। हम लोग मेन पॉइंट पे आते हैं, डीले वाले पार्ट पे जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है उसको हम लोग जानने का प्रयत्न करते हैं कि उसमें क्या है। देखिए, पॉइंट नंबर 2 है, तो इसमें बताया गया है कि 2/2/1982 से केस पेंडिंग है। केस का ये फैक्ट जो उससे रिलेटेड है, बोथ द ओरिजिनल जुरिडिक्शन एंड रिविजनल जुरिडिक्शन, इस पे हाई कोर्ट के पावर और हाई कोर्ट में जो पॉइंट गया है उसको। फिर इसी के दरमियान इस जजमेंट में बताया गया है कि टॉप 3 पेंडिंग सिविल केसेस, तो वेस्ट बंगाल में है एक, 1952 से पेंडिंग है। सिविल जज कहाँ पे पेंडिंग है तो उसका बताया गया है। उत्तर प्रदेश में है दूसरा 1953 का, और तीसरा कहाँ है 1959 का। 3 केसेस टॉप 3 पेंडिंग केसेस बताए गए हैं। इसके बाद से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं। इसमें लॉ कमीशन का रिपोर्ट भी है, इम्प्रूव सोसाइटल सिस्टम और मीट मॉडर्न, इसको आप पूरा पढ़ने का प्रयत्न करें। इसके बाद हम लोग आते हैं, एक पॉइंट इस पे है, कोर्ट देखिए 24 पॉइंट को देखिए, इसमें एक पीटी के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन सकता है कि कोर्ट रिकमेंडेड इन ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002 का केस है, जिसमें इंक्रीज द रेशियो ऑफ एटलीस्ट 50 जजेज ऑफ 10 लाख पीपल। किस केस में कहा गया था कि 10 लाख लोगों पे 50 जज होना चाहिए। एक ये इंटरनेशनल नॉर्म्स है जजेज का और पीपल के रेशियो का, 50 जजेज होना चाहिए। लेकिन जबकि 2002 में कितने जजेज थे, 13 जजेज थे 10 लाख आदमियों पे। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस डिसीजन में ये बताया था। तो किस डिसीजन में, तो ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, साइटेशन है 2002 4 SSC। देखिए, ये 4 SSC मतलब 4 वॉल्यूम सुप्रीम कोर्ट केसेस, पेज नंबर 247 पे ये दिया हुआ है। अब आइए हम लोग एक कमेटी के बारे में पढ़ते हैं, मालिमथ कमेटी। ये जो 24 नंबर पॉइंट पे दिया हुआ है, रेड कलर से मैं इसको हाईलाइट किया हूँ। कंस्टिट्यूटेड ऑन रिफॉर्म ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, सजेस्टेड मल्टीपल रिकमेंडेशन इन इट्स रिपोर्ट फॉर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, मैं इसी को पढ़ रहा हूँ जो रेड कलर का है। हाउएवर सम ऑफ देम कैन बी अप्लाइड इवन इन द सिविल लिटिगेशन। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का तर्क है कि मालिमथ कमेटी का अपॉइंटमेंट किया गया था क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म करने के लिए, उसका कुछ पॉइंट सिविल में भी अप्लाई किया जा सकता है। तो कौन कौन से पॉइंट अप्लाई किए जा सकते हैं, तो पहला है टाइम लिमिट। पहले वाले पॉइंट को हम लोग देखेंगे, टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रिटन स्टेटमेंट। तो सारे लोगों को पता होगा कि WS कितने दिनों में फाइल किया जाता है। तो WS जो रिटन प्लेंट फाइल होता है, इसके बाद WS फाइल होता है, उसका टाइम पीरियड 30 दिन है।
पहला 30 दिन है और अदर सिचुएशन में 90 दिन के अंदर। तो जजेस ज़्यादातर प्रैक्टिस में ये करते हैं, जो मेरे भाई कोर्ट जाते होंगे, कि वो पूरी 90 दिन ग्रांट कर देते हैं, जबकि पूरी ग्रांट कितना दिन होना चाहिए? 30 दिन। एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में उसका डेट बढ़ाया जाना चाहिए, परंतु पहले ही 90 दिन दे दिया जाता है कि कोई डिले करके भी आए तो अब ये ना मांगे कि हमें उससे बियॉन्ड जाना है, 90 दिन के अंदर आप फाइल करिए। तो 2 महीने का डिले हुआ कि नहीं हुआ? इस समय 1 मिनट के लेट को लोग लेट मान रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा तो दिल्ली जाइए, अगर मेट्रो 2 मिनट लेट से आपको मिलती है तो पूरा ऑफिस पहुंचने में आपका बहुत डिस्टेंस हो जाता है। एनीवे, पॉइंट पहला, टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रिटन स्टेटमेंट्स, अमेंडमेंट्स ऑफ प्लीडिंग, सर्विस ऑफ समन etc मस्ट बी प्रिस्क्राइब्ड। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, अगर रिटन स्टेटमेंट आया तो प्लेंट में कोई अमेंडमेंट हो गया तो फिर 90 दिन, बेवजह लंबा समय मिलता है। सर्विस ऑफ समन का जो मोड है उसमें 30 दिन टाइम पीरियड दिया है, कभी मिल नहीं रहा है डिफेंडेंट, कभी ले नहीं रहा है, बहुत दिक्कत होता है। तो इसको कहा जा रहा है कि मस्ट बी प्रिस्क्राइब्ड, टाइम लिमिट इसके लिए प्रिस्क्राइब किया जाए। अब आधुनिक समय में रिटन स्टेटमेंट के लिए 15 दिन समय या 10 दिन दिया जाए, 7 दिन दिया जाए। अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग 3 दिन के लिए, सर्विस ऑफ समन व्हाट्सअप और उनके आधार नंबर से जो भी मोबाइल लिंक हो उस पर समन भेजा जाए और उसको 10 डेज के अंदर अगर कोई रिप्लाई नहीं आता है तो उसको मान लिया जाएगा कि उन्होंने पूरा एक्सेप्ट कर लिया है केस को और एक्स पार्टी का ग्राउंड बन जाए। स्पीडी ट्रायल करना चाहेंगे तो बहुत तेज़ी से हो जाएगा, परंतु करना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। सो फॉर एज पॉसिबल पार्टीज मस्ट इंडेवर टू डिसाइड और टू सेटल। अब देखिए 89 में अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की बात की गई है। ये पॉइंट, यदि आप एडवोकेट हैं तो इसको जानते होंगे। जब भी इंस्टीट्यूट को होता है केस, इसके बाद जब पार्टी आती है तो जज साहब कहते हैं कि आप लोग एडीआर में जाइए, एक बार प्रोसेस कर लीजिए। कोर्ट में इस समय जाने से पहले 100 बार एडीआर जैसा प्रोसेस कोर्ट से बाहर होता है, क्योंकि कोई नहीं कोर्ट में जाना चाह रहा है। सिविल कोर्ट में कोई जाना ही नहीं चाह रहा है, ये सच्चाई है। बाहर वो इतनी बार फेलियर फिर भी कहते हैं। तो ये एडीआर में भेज के निगोशिएशन कराने की से तो बेहतर है कि एक प्लेंटिफ दे ऑफर जज साहब के सामने ही कि हमें इतना सम अप या ऐसे हो, आप क्या इसको निगोशिएट करते हो, वहीं 5 मिनट का और प्रोसीडिंग हो जाए। लेकिन एडीआर ठीक है जैसा प्रोसेस पार्लियामेंट ने चाहा, प्रैक्टिकलिटी में ये बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस होते जा रहा है बहुत अच्छा व्यवस्था, लेकिन इस पे अमल नहीं होता है और डेट लगता है, 3-4 महीने केस खींचता है, फिर कोर्ट में आ जाता है, बहुत बार सेटल भी होता है। पॉइंट नंबर 3, मैं इस जो बताया गया है इसको और प्रैक्टिकल चीज़ों को एक साथ बताने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आप कोर्ट जाएंगे तो देखेंगे कि ऐसा होता है। पॉइंट नंबर 3, टू रिकॉर्ड द एविडेंस बाय इशूइंग द कमीशन। कमीशन इशू करने की बात सेक्शन 75 में है सीपीसी के, तो उसमें बताया गया है कि एविडेंस को ऐसे किया जाए, इससे भी जल्दी होगा, फास्ट। पॉइंट नंबर 4, टाइम फ्रेम नीड टू बी प्रोवाइडेड फॉर ओरल आर्गूमेंट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। रिस्ट्रिक्शन ऑन राइट ऑफ अपील, यानी अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के केसेस हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, जैसे ये केस आया हुआ है, तो इस पर बहुत सारा। एक और बात जानिए कि अपील जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है, अपील एक लीगल राइट है, कानून के माध्यम से दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता है। तो 5 पॉइंट मालिमथ कमेटी के रिपोर्ट से लिया गया है, ऑनरेबल कोर्ट द्वारा जो साइट इस केस में किया गया है, ये भी हम लोगों को जानना चाहिए। सिमिलरली ये 25 नंबर जो पॉइंट है, पॉइंट वाइज दिल्ली हाई कोर्ट का एक जीरो पेंडेंसी कोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में बताया गया है, जो बहुत ही यूज़फुल और बेनिफिशियल है, इसको भी आप पढ़ेंगे। इसके बाद ऐसे ही पॉइंट नंबर 26 पे आता है, आप समय रहे तो इन सबको पढ़ें। मैं मेन पॉइंट इसमें बता रहा हूँ कि क्या क्या है जो आप देखें। इसको देखिए, एटलीस्ट आउटसेट 27 नंबर पे क्या कहा जा रहा है, इट इज़ नेसेसरी टू पॉइंट आउट द रीज़न फॉर डिले इन अ ट्रायल, नेमली कोर्ट को भी पता है कि सिविल केसेस में क्यों डिले होता है। इन पॉइंट को आप पढ़िए और आपको पता चलेगा। 27 नंबर पहला क्या बताया गया है, एब्सेंस ऑफ स्ट्रिक्ट कंप्लायंस विद द प्रोविज़न ऑफ सीपीसी। सीपीसी में कोई स्ट्रिक्ट कंप्लायंस का प्रोविज़न ही नहीं है, जैसे तैसे केस चलता है।
और एक बात आप ध्यान दिए होंगे कि जिला और सत्र न्यायालय लिखा होता है। जिला जो सिविल मैटर के जज साहब होते हैं उसे जिला जज कहते हैं, और सत्र न्यायाधीश जब क्रिमिनल की वही केस सुनते हैं तो सत्र होते हैं। क्रिमिनल केसेस की सुनवाई सत्र में होती है 2 घंटे 3 घंटे के लिए, इसीलिए उसे सत्र न्यायालय कहा जाता है। अब इस व्यवस्था को बदल देना चाहिए। इस पे भी आप प्रैक्टिकल में जाएंगे तो कोर्ट जो है, जो सेशन जज साहब हैं या जिला जज साहब हैं, आधा पहर तक क्रिमिनल केसेस सुनते हैं और आधा पहर के बाद सिविल सुनते हैं। आधा पहर से पहले सिविल में क्रिमिनल में आप देखेंगे तो पहले जो फाइल रहता है एंटीसिपेटरी बेल पे ज़्यादातर सुनवाई होता है, दूसरा रेगुलर बेल पे होता है जब एंटीसिपेटरी ख़त्म होता है, तो तीसरा इसके बाद एडमिशन करना होता है बेल एप्लीकेशन का। इसी के लिए समय नहीं होता है कि डिस्ट्रिक्ट जज 2 घंटे में सुन ले, ना आर्गूमेंट सही से सुन पाते हैं ना कुछ, इतना फास्ट प्रोसेस करना पड़ता है। तो मैं तो कहूँगा इस पर, या आप सभी लोग विचार करें कि एक जिला जज पूरा सिविल ही सुने और डिस्ट्रिक्ट जज पूरा क्रिमिनल ही सुने। इस तरह की व्यवस्था की ज़रूरत पड़ गई है। दूसरा रीजन इसमें क्या बताया गया है डिले का, सीपीसी के केसेस में मिसयूज ऑफ प्रोसेस ऑफ द कोर्ट का प्रोसेस है वो वकील साहब, कर्मचारी सब मिसयूज कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 3 बताया गया है लेंदी evidence and argument, non-utilization of provision of the CPC, namely order 10, examination of parties। बहुत लेंदी और बेवजह नीरस प्रोविज़न होते जा रहा है सीपीसी का, इसको तत्काल ख़त्म करके नया अधिनियम बनाना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 क्या है, नॉन अवार्डिंग ऑफ रियलिस्टिक कॉस्ट भी है। डरते डरते जब नई कोई पार्टी आती है तो 200-300 का उसमें कोर्ट के द्वारा किया जाता है, 2000-3000, और भी उसको लिमिट बढ़ा दिया जाना चाहिए कि एक दिन में 50,000 तक अर्थदंड देने की व्यवस्था की जाए। लैक ऑफ एडिक्वेट ट्रेनिंग एंड अप्रोप्रिएट ओरिएंटेशन कोर्सेज ऑफ जुडिशियल ऑफिसर एंड लॉयर्स, तो इसमें जज साहब को भी बताया गया है और एडवोकेट साहब लोग को भी बताया गया है कि उन लोगों में लैक ऑफ एडिक्वेट ट्रेनिंग और अप्रोप्रिएट नॉलेज। जज साहब लोगों को तो हालांकि बहुत ही ट्रेनिंग दी जाती है, बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग दी जा रही है एज कम्पेयर टू जूनियर वकील साहब। हम जूनियर वकीलों को कौन ट्रेंड करता है, हमारे सीनियर करते हैं, कुछ बताएंगे कुछ नहीं बताएंगे, कुछ अपने से समझना होता है। कोई अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग की तो व्यवस्था है नहीं। जज साहब के लिए जुडिशियल एकेडमी है, बहुत सारे मित्र जज बने हैं, फ़ोटो वहाँ से भेजते हैं अपने फेसबुक प्रोफाइल पे, तो देख के लगता है कि कितनी अच्छी व्यवस्था है। कहीं कहीं का लाइव ट्रेनिंग सेंटर का भी व्यवस्था आता है। तो उन लोगों को तो जज साहब को हटा देना चाहिए, लैक ऑफ नॉलेज एंड ट्रेनिंग एडवोकेट को ही करना चाहिए। एनीवे, पॉइंट नंबर 7 क्या कारण है, लैक ऑफ प्रियोरिटाइजेशन ऑफ केसेस, सीपीसी के केसेस का प्रियोरिटाइजेशन नहीं हो रहता है। पॉइंट नंबर 8 कहता है लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, ये भी एक कारण है। 8 कारण डिले का बताया गया है यहाँ पे। अब आगे आइए, आगे क्या बताया जा रहा है। देखिए, ऑर्डर 17 जो है एडजर्नमेंट की बात की गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्डर है जिसकी वजह से लेट होता है। प्रथम दृष्टया उसके प्रोविज़न देखेंगे तो आप कहेंगे कि इतना अच्छा प्रोविज़न दिया है, फिर लेट क्यों हो रहा है, लेकिन उसी में बहुत सारा लूप होल भी दिया हुआ है। ऑर्डर को जब आप 17 ऑर्डर पढ़ेंगे एडजर्नमेंट को तो सब पता चलेगा। अब पॉइंट नंबर 18 इसमें बताया गया है कि रूल 1 ऑफ ऑर्डर 17 वाज अमेंडेड सब्सटेंशियली बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। कोर्ट कह रहा है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि ऑर्डर 17 का जो रूल 1 है एडजर्नमेंट के बारे में बात किया गया 1999 में अमेंड हो रहा है, करीब करीब आज से 24 वर्ष पूर्व। और अमेंडमेंट का ऑब्जेक्ट भी बताया जा रहा है, द ऑब्जेक्ट एंड रीजन बिहाइंड द अमेंडमेंट एक्ट वाज दैट एवरी एफर्ट शुड बी मेड टू एक्सपीडिएट द डिस्पोजल ऑफ सिविल सूट। 1999 में भी प्रयास किया जा रहा है फास्ट डिस्पोजल का, और 2024 में गाइडलाइन दिया जा रहा है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो बताइए 1976 में भी प्रयास हुआ है कि कैसे किया जाए इसको स्पीडी। आगे हम लोग बढ़ते हैं, हालांकि आज तक स्पीडी हो नहीं पाया है, पूरी खामी सीपीसी में ही है, सिविल प्रोसीजर कोड नया मांगता है अपने को। ऐसे ही पढ़ते हुए जब आगे आ पाएंगे तो देखेंगे इस पे, in fact this view finds support from the observation made by the law commission in the report।
लॉ कमीशन भी चिंतित हैं। ये जितना भी ऑब्जर्वेशन कोर्ट के द्वारा दिया गया है इसको सपोर्ट किया गया है लॉ कमीशन के रिपोर्ट से। तो लॉ कमीशन क्या सोच रहे हैं? ऑर्डर 17 एडजर्नमेंट जिसमें दिया गया रूल 1 कंटिम्पलेट्स द कंटिन्यूड हेयरिंग ऑफ केस वंस इट हैज़ स्टार्टेड फ्रॉम, एक बार स्टार्टेड हेयरिंग हो जा रहा है तो रूल 1 कह रहा है कि डे टू डे हेयरिंग करिए और जब तक ख़त्म ना हो जाए उसमें कोई एडजर्नमेंट मत दीजिए। It noted that concern that the judiciary seems to think that the interrupted hearing should be a rule and day-to-day hearing is hearing the exception। रूल 1 को पढ़ेंगे जिसमें जैसे ये रूल 1 है ना, ऑर्डर 17 रूल 1 आपको एक बार ऊपर दिखा दूँ, लेट तो थोड़ा हो रहा है, समय लग रहा है, पर आप देख लेंगे तो ये याद हो जाएगा। रूल 1 क्या कहा जा रहा है? The court may, if sufficient cause is shown at the any stage of suit, grant time to parties to any of them and may be from time to time adjourn the hearing of the suit for reason to be recorded in writing, that provided that no such adjournment shall be granted more than 3 at the times। इसी को कहा जा रहा है कि कोर्ट अब इसको मान लिया है, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया अपने रिपोर्ट में बताए हैं कि थिंक दैट द इंटरप्टेड हेयरिंग शुड बी अ रूल, मतलब हेयरिंग प्रभावित होनी नहीं चाहिए, ये रूल है, लेकिन डे टू डे हेयरिंग एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शनल केसेस में ही किया जाएगा, सारे में नहीं किया जाएगा। तो इसी को अमेंड कर देते कि इंटरप्टेड हेयरिंग इज एक्सेप्शन, डे टू डे हेयरिंग इज अ रूल, उल्टा इसको कर देते। अमेंडमेंट के माध्यम से पार्लियामेंट ये करता। बोथ द लॉयर्स एंड द सबऑर्डिनेट जुडिशरी स्टिल persist in flouting these provision by refusing to have a continuous trial। तो ऐसे ही 27th लॉ कमीशन रिपोर्ट रीज्ड एज अंडर एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट। देखिए इसमें बताया गया है 27वें लॉ कमीशन की रिपोर्ट में भी एक महत्वपूर्ण बात है, उसको भी बताया गया है। ये केस बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको जानना चाहिए। देयर इज अ पॉपुलर बिलीफ दैट the technicalities of legal procedure can be exploited and a case continued almost identically if so desire in a weak case apart from numerous application of adjournment, जिसमें देखते हैं कि एक वीक केस है उसको भी बहुत लंबा चला दिया जाता है दूसरे पार्टी को सफ़र करने के लिए। तो उसी का उदाहरण बताया गया है कि कैसे वो किया जाता है। एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट, अमेंडमेंट के लिए एप्लीकेशन लगा दिए, जैसा मैंने बताया कि 90 दिन का टाइम मिल गया। ऑफ द प्लीडिंग और फॉर अमेंडमेंट ऑफ इशू, अगर प्लीडिंग है तो प्लीडिंग में एक बार अमेंडमेंट लगाए, इशू बन गया तो इशू में अमेंडमेंट फिर होगा, वो अमेंडमेंट के हिसाब से चलेगा। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस ऑन कमीशन समनिंग अननेसेसरी विटनेसेस, अननेसेसरी विटनेस बनाएंगे, उसको समन करवाएंगे, फिर कमीशन होगा। दिस टैक्टिस do not succeed before an experienced and street judges। एक्सपीरियंस जज के सामने ये सब टैक्टिक काम नहीं करता है। दे सक्सीड ओनली बिफोर जज हु हैव नो एडिक्वेट एक्सपीरियंस। लॉ कमीशन कह रहा है कि जो एक्सपीरियंस होल्डर जज हैं तो उनमें डीले करने का ये जो टेक्निकल बताया गया है कि अमेंडमेंट करते हैं, समन करवाते हैं विटनेस को, फिर इशू चेंज करवाते हैं, वो एक्सपीरियंस जज के सामने नहीं कर सकते हैं, वो उन्हीं जज के सामने करते हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं है। तो भाई फ्रेश सिविल जजेज हैं जो जूनियर डिवीज़न 1-2 में जा रहे हैं, तो वहाँ भी एक्सपीरियंस कर दीजिए 5 ईयर का, क्या दिक्कत है। तो ये लॉ कमीशन का रिपोर्ट था, इसको आप पढ़ेंगे। फिर अब हम लास्ट में आ जाते हैं, समय लग रहा है, कि 12 डायरेक्शन क्या दिया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये सारे रीजनिंग देने के बाद से। तो देखिए सारे कोर्ट के लिए वो डायरेक्शन किसके लिए है, तो कोर्ट के लिए है। फॉलोइंग डायरेक्शन आर इशूड, डायरेक्शन इशूड किया जा रहा है, क्या क्या है। पहला देखिए, ऑल कोर्ट्स, सारे कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट एट तालुका लेवल इंश्योर प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ द समन एंड इन अ टाइम बाउंड मैनर एज प्रिस्क्राइब अंडर। देखिए समन का ऑर्डर 5 है जो रूल 2 में बताया गया। CPC एंड सेम पहले में बताया गया है कि सारे कोर्ट जो भी तालुका लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक हैं उनको ऑर्डर 5 समन के प्रोसीजर को बढ़िया से फॉलो करवाना चाहिए। दूसरे में क्या है, ऑल कोर्ट एट डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका लेवल
ये भी कोर्ट को ही डायरेक्शन दिया जा रहा है। शैल बी इंश्योर रिटन स्टेटमेंट इज फाइल्ड विद इन द प्रेस्क्राइब लिमिट, नेमली प्रेस्क्राइब लिमिट इसमें कितना दिया है, ऑर्डर 8 रूल 1 में 30 दिन, विद इन 30 डे, जबकि जनरली प्रैक्टिकल में टाइम 90 दिन का दिया जाता है। ये गलत है, 90 दिन एक्सेप्शनल केसेस में है। फिर पॉइंट नंबर 3 क्या है, ऑल कोर्ट्स एट डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका शैल इंश्योर। अब जैसे इससे आपको क्या फ़ायदा है कि यदि जज साहब 30 दिन से ज़्यादा समय दे रहे हैं WS के लिए, तो आप कहिए कि ये तो डायरेक्शन है, इस केस में आप सर 20 दिन का समय दीजिए, 25 दिन का समय दीजिए जल्दी सुनवाई के लिए, प्लेंटिफ आप हैं तो ठीक है। पॉइंट नंबर 3 पे आइए, ऑल कोर्ट्स एट डिस्ट्रिक्ट एंड तालुका लेवल इंश्योर दैट, ये ADR प्रोसीडिंग जो 89 में दिया गया है उसके बारे में बताया गया है कि उसके माध्यम से जल्द डिस्प्यूट को सेटल कराया जाए। पॉइंट नंबर 4 क्या है, इन द इवेंट ऑफ द पार्टीज फेल्योर टू, यदि पार्टी ADR में फेल्योर हो जा रही है अंडर 89, द कोर्ट शुड फ्रेम द इशू, कोर्ट को फ्रेम इशू कितना जल्दी कर देना चाहिए, फिर ADR में ना भेज दें, फॉर इट्स डिस्क्रिमिनेशन विद इन अ वीक, 1 सप्ताह के अंदर, प्रेफरेंसेबली तुरंत ADR अगर फेल हो रहा है तो 1 सप्ताह के अंदर इशू फ्रेम कर दीजिए। पॉइंट नंबर 5 क्या कह रहा है, फिक्सिंग ऑफ द डेट फॉर ट्रायल शैल बी इन कंसल्टेशन विद द लर्नेड एडवोकेट्स appearing for the parties to enable them to adjust their calendar once, देखिए यहाँ पे, once the date of trial is fixed, the trial should be proceed accordingly to extent possible on day to day। अब extended possible नहीं है तो day to day नहीं है, ये सब लूप होल की पॉइंट है। पॉइंट नंबर 6 पे आइए, learned trial judge of district and taluka court shall as far as possible mainly the diary for ensuring that only such number of cases as can be handled on any given day for trial and complete the recording of evidence so as avoid overwording in the cases and a sequence it would result in adjournment being shouted and thereby preventing any inconvenience being caused to the स्टेक होल्डर। इसी में अभी ये पॉइंट, इस पे ज़्यादा काम का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पॉइंट नंबर 7 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, द काउंसिल्स रिप्रेजेंटिंग द पार्टी मे बी इनलाइटेड फॉर द प्रोविजन ऑफ ऑर्डर 11 and 12 as to narrow down the scope of dispute, and it would be also to in onerous responsibility of bar association, bar council to have periodically refresh courses and by virtual modes। तो ये बार काउंसिल को भी चाहिए कि जल्दी केसेस का सुनवाई कंप्लीट हो जाए। पॉइंट नंबर 7 बार काउंसिल को और एडवोकेट को इंट्रोड्यूस किया गया। पॉइंट 8 पे देखिए, द ट्रायल कोर्ट शैल स्क्रिप्टली meticulously and without fail comply with the provision of rule 1 order 17, वही एडजर्नमेंट का है, डे टू डे करें सुनवाई। अच्छा, एंड वंस द ट्रायल हैज़ कमेंस इट शैल बी प्रोसीड फ्रॉम डे टू डे एज कंप्लीटेड अंडर द प्रोविज़न टू रूल 2। डे टू डे सुनवाई करिए, लेकिन जो प्रोवाइजो 2 में दिया हुआ है रूल 2 में, उसको भी फॉलो करिए, दोनों साथ साथ चलेगा। ये पॉइंट नंबर 9 पे आइए, द कोर्ट शैल गिवन मीनिंगफुल इफेक्ट टू द प्रोविज़न फॉर पेमेंट ऑफ द कॉस्ट। मीनिंगफुल कब होगा, जब फुल कॉस्ट, ज़बरदस्त कॉस्ट लगाइए तब। ऑन एडजर्नमेंट इज साउटेड फॉर द लिटिगेशन एंड अपोजिट पार्टी इज स्टडी, वहीं है भी दीजिए एडजर्नमेंट जो मांग रहा है उसके ऊपर। पॉइंट नंबर 10, एट कंक्लूजन ऑफ ट्रायल द ओरल आर्गूमेंट शैल बी हर्ड इमीडिएटली। कंक्लूजन हो गया तो ओरल आर्गूमेंट तुरंत सुनिए, अगला डेट मत दीजिए। शैल बी हर्ड इमीडिएटली एंड कंटिन्यूसली एंड जजमेंट बी प्रोनाउंस विद इन द पीरियड ऑफ स्टेपुलेटेड। ये ऑर्डर 20 में जो जजमेंट के बारे में बताया गया है CPC। पॉइंट नंबर 11, द स्टैटिक्स रिलेशन टू द केस पेंडिंग इन ईच बियॉन्ड 5 years शैल बी फॉरवर्डेड। 5 साल से पुरानी केस को डिस्ट्रिक्ट जज को दे दीजिए, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज को। पॉइंट नंबर 12 पे आइए,
The committee so constituted by Honorable Chief Justice of the respective states shall meet at least once in 2 months and direct such corrective measures to be taken by concerned court as deemed fit and shall also monitor the old cases preferably within a period। देखिए जो 5 ईयर के पेंडिंग केसेस ट्रांसफ़र किया जा रहा है उसी को मॉनिटर करने के लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा जो बनाया गया कमेटी है वो उसको ये कोरिलेट दोनों कर रहा है। बहुत ही बढ़िया गाइडलाइन है, इसको भी प्रेजेंट में फॉलो करने लायक पॉइंट दिए गए हैं। अब यहाँ दिया गया इट इज़ ऑल्सो मेड क्लियर दैट फॉर द डायरेक्शन फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एबव direction would be issued from time to time if necessary and as may be directed by this court। ये कहा गया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम ऐसे डायरेक्शन देते रहेंगे, यही लास्ट और आखिरी नहीं है। अब यहाँ से केस होता है ख़त्म। इसको दिए हैं जजमेंट एस रविंदर भट्ट साहब। इस जजमेंट को आप पढ़ें, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है और कॉम्पिटिटिव मेंस एग्ज़ाम में मेंशन करने योग्य केस है और इसमें ऑब्जेक्टिव के भी पॉइंट बन सकते हैं। केस लॉ से रिलेटेड ऑर्डर वगैरह दिया हुआ है, देख करके पढ़ें। इसके साथ ही ये वीडियो ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। और मित्रों, मैं पिछले 1 महीने से बीमार था इसलिए मेरा कोई वीडियो नहीं आ रहा था। नमस्कार, आगे मिलते हैं अगले टॉपिक पे।